फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड विज्ञान में क्लास फर्स्ट ले चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको यूनिट फर्स्ट और सेकंड कराया था। आज मैं आपको क्लास सेकंड में यूनिट थर्ड कराने वाली हूं। अगर आपको 25 में 25 नंबर लाने हैं तो एक भी क्लास इसके मत करिएगा। हर एक क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है आज। तो आज मैं आप लोगों को देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने सजीव वस्तु में पढ़ा था, वनस्पति जगत पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार, अलैंगिक व लैंगिक जनन क्या होते हैं, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। इन सब टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधों में प्रजनन कैसे होता है। तो पौधों में प्रजनन एवं उनके प्रकार। पौधों के द्वारा अपने जैसे नए पौधों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। सभी जीव, चाहे वह पादप हों या जंतु हैं, अपनी ही जैसी दूसरी संतानों की उत्पत्ति कर उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं और अपनी ही जैसी दूसरी संतानों की उत्पत्ति कर पाना, ये एक प्राकृतिक जीवों का सर्वप्रथम लक्षण है। तो पौधों में प्रजनन एवं उनके प्रकार किस तरीके से होते हैं। पौधों के द्वारा अपने ही जैसे नए पौधों को उत्पन्न करना, यानी कि एक मनुष्य जैसे होता है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को जन्म देता है, कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक गुलाब का पौधा है तो वो गुलाब के पौधे को ही जन्म देगा। ठीक है। और एक नीम का पेड़ है तो वो उससे नीम का ही पेड़ उत्पन्न होता है। तो यानी कि अपने ही जैसे नए संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, चाहे वो जीव हो और चाहे पौधा हो। तो यही कहा गया है कि सभी जीव, चाहे वह पादप हों या जंतु हैं, अपनी ही जैसी दूसरी संतानों की उत्पत्ति कर उनकी संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं या निरंतर वृद्धि करते हैं और अपनी ही जैसी दूसरी संतानों की उत्पत्ति कर पाना, ये एक प्राकृतिक जीवों का सर्वोत्तम लक्षण होता है। तो ये था पौधों में प्रजनन। अब हम देखते हैं कि पौधों में प्रजनन जो आपका है, ये इनके कितने प्रकार के होते हैं प्रजनन। तो प्रजनन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, यानी कि एक कोशिका वाले जीव भाग लेते हैं, एकल जीव भाग लेते हैं, यानी इनमें नर और मादा दोनों प्राप्त होते हैं। और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, वो लैंगिक जनन कहलाते हैं। यानी जिनमें नर की भी जरूरत होती है और मादा की भी जरूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। अलैंगिक जनन क्या क्या होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विखंडन जिसे हम फिशन कहते हैं, मुकुलन यानी बडिंग, बीजाणु का बनना यानी स्पोर फॉर्मेशन, पुनर्जनन यानी रीजनरेशन, खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यानी ये हमारे 6 प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होते हैं। अब हर एक प्रकार को हम डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक जनन। जैसे हमने आपको बताया कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। और जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। तो अगर दोनों में डिफरेंट पूछता है यानी अंतर पूछता है तो आप क्या लिखेंगे कि जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं, और जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं वो लैंगिक जनन कहलाते हैं। अब अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो सबसे पहला है विखंडन यानी फिशन। फिशन किसे कहते हैं, जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होता है। यानी जनन की ये एक अलैंगिक प्रक्रिया होती है जो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है।
यानी कि जो एक कोशिका होती है वो दो या दो से अधिक संतान की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन जिन्हें हम बाइनरी फिजन कहते हैं, बाई मतलब होता है दो, ठीक है, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, और एक जो होता है मल्टीपल फिजन जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। तो फिजन हमारे यानी हमारे विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन हम किसे कहते हैं, तो देखिए इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, क्योंकि द्विविखंडन का मतलब होता है दो, यानी द्विविखंडन यानी दो भागों में बंटना, ठीक है। तो इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। उदाहरण अनेक जीवाणु और प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा और लिस्मानिया और एक पैरामीशियम भी होता है। ये जो होते हैं ये अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, और दो भागों में विभाजित करने के बाद ये दो जीवों को उन्हीं विभाजन से जन्म देते हैं। तो ये हमारा हो गया द्विविखंडन। द्विविखंडन देखिए जैसे ये अमीबा है, अमीबा हमारा क्या है, द्विविखंडन। देखिए इसका दो विखंडन किया गया है, ये हमारा अमीबा है, अमीबा में दो विखंडन हो गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया, और ये दो जीवों को जन्म यानी इससे दो जीव उत्पन्न हो गए। फिर दूसरा हमारा है लिश्मानिया, ये हमारा है लिश्मानिया, ठीक है। लिश्मानिया भी देखिए हमारा दो भागों में विभाजित हो गया, इस तरीके से दो भागों में विभाजित हो गया है। तीसरा हमारा है पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम भी हमारा दो भागों में विभाजित हो गया, ये देखिए इस तरीके से दो भागों में विभाजित हो गया है, और ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, यानी दो जीव को ये उत्पन्न कर देगा, ठीक है। तो यानी ऐसे जीव जो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। अगला है जैसे अमीबा में द्विविखंडन किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लिस्मानिया में द्विविखंडन एक निश्चित तल से ही होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे कहा गया है कि जो अमीबा, ये जो हमारा अमीबा है इसका जो द्विविखंडन होता है ये किसी भी भाग के किसी भी तल से हो सकता है, यानी इसको हम इस तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं, यानी ये इस तरीके से ऐसे ऐसे भी विभाजित हो सकता है, और इसको हम इस तरीके से यानी ये ऐसे ऐसे भी विभाजित हो सकता है। लेकिन जो हमारा लिश्मानिया है इसको केवल हम एक ही तल से विभाजित कर सकते हैं, यानी ये केवल सिर्फ इस तरीके से ही विभाजित हो सकता है, यानी केवल ये इस तरीके से ही दो भागों में बंट सकता है। तो ये था मेन पॉइंट। अगला है बहुखंडन यानी मल्टीपल फिशन किसे कहते हैं, बहु मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे भागों में बंटना या बहुत सारे खंड करना है, ठीक है। तो बहुखंडन कहलाता है। इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिका में विभाजित हो जाता है, यानी इस विधि में क्या होता है, जो जीव होते हैं वो एक साथ कई सारी संतानों में या कई सारी संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। बहु का मतलब ये होता है बहुत सारा खंडों में विभाजित होना, बहुखंडन मतलब बहुत खंडों में विभाजित हो जाना। जैसे कि मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम, ये देखिए हमारे हैं मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम। देखिए मैं विद डायग्राम आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ऐसे विज्ञान के नोट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे, आप एक एक क्लास चेक कर डालिए। इस तरीके से आपको विज्ञान में डीएलएड के विज्ञान में आपको इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा, विज्ञानिक का हर एक सब्जेक्ट में इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं विद डायग्राम आपको समझा रही हूँ, अगर ऐसे नोट्स मिल जाए तो फिर आप कहिएगा। अब देखिए जो हमारा प्लाज्मोडियम है, ये हमारा प्लाज्मोडियम है, इसने क्या किया, इसमें कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना दिए, ठीक है। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई थोड़े से वृद्धि करने लगे, बड़े हो गए, ठीक है। बड़े होकर ये क्या हो गए, बाहर निकल आए सब, जितने भी ये हमारे डॉटर न्यूक्लियाई ये जो बाहर निकल रहे हैं ये, ठीक है, ये जितने भी बाहर निकल रहे ये सभी क्या होते हैं, ये जीव बन जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं, वृद्धि करने लगते, वृद्धि हो जाती है इनकी और ये जीव बन जाते हैं, यानी जीवित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो हमारा ये प्लाज्मोडियम है इसने कई सारे प्लाज्मोडियम को जन्म दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, तो इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, यानी खंडन का मतलब होता है कि इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय बहुत सारे कोशिकीय जो जीव होते हैं वो डेवलप होकर या विकसित होकर क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, खंडित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं या बट जाते हैं, और ये टुकड़े वृद्धि करके यानी ग्रोथ करके बड़े होकर के एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, जैसे कि स्पाइरोगायरा,
देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम कितने अच्छे से लेकर आए। ये हमारा स्पायरोगायरा है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या होते हैं, विखंडित हो जाते हैं या बट जाते हैं। और ये क्या करते हैं, अलग अलग ये फिर ग्रोथ कर लेते हैं। ग्रोथ करने के बाद, ये वृद्धि करने के बाद ये क्या होते हैं, ये नए जीव को विकसित कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन, यानी रीजनरेशन, यानी पुनर्जनन, यानी कि रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः फिर से प्रजनन करना, ठीक है, फिर से उसको प्रजनन करना, ठीक है। तो पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है, यानी इधर उधर हो जाता है या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो उनके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यानी कि जीवों का कोई भी भाग अगर छत विक्षत क्या होता है या गलती से भी टूट जाता है या कट जाता है या इधर उधर हो जाता है, वो भी क्या होता है, वो भी वृद्धि करके एक नया जीव विकसित कर लेता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये जो दो जीव होते हैं, ये किसी तरीके से भी विकसित हो जाते हैं। देखिए हाइड्रा और प्लेनेरिया, देखिए किसी भी छत विछत किसी भी तरीके से, देखिए कहीं से भी ये टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, तो भी इसने क्या किया, दो जीवों को जन्म दे दिया, बीच से टूट गया और ये बड़े होकर क्या बन गए, हाइड्रा, ये जीवित हाइड्रा बन गए, ठीक है। अब आगे है मुकुलन। दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, मुकुलन, ये इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। बडिंग, बडिंग में क्या होता है, देखिए हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, ठीक है। यानी एक स्थान पर बड्स निकल आते हैं या उभार उत्पन्न हो जाता है, या उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। यानी कि कोई भी अगर आपका एक जीव है, मान लो जैसे आपका हाइड्रा ही है, ठीक है, हाइड्रा जैसे आपका है, यहाँ से क्या होता है, इससे एक ये बर्ड निकल आया, ठीक है, मान लो ये बर्ड निकल आया और इसी बर्ड से ये नया जीव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। किसी भी भाग में मुकुलन यानी मुकुल निकल आता है, बर्ड उभार निकल आता है, उभार हो जाता है और वहीं से ये एक नन्हा जीव बन जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो ये उस जिस हाइड्रा से ये मुकुल यानी बर्ड जो उभार निकलता है, जब ये उभार विकसित हो जाता है पूरी तरीके से, एक जीव बन जाता है, तो ये उस पार्ट से अलग हो जाता है और जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। देखिए जैसे उदाहरण यीस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ये देखिए हाइड्रा, हाइड्रा में देखिए, हाइड्रा में क्या हुआ है, ये देखिए उभार एक निकला हुआ है हाइड्रा से, ये उसी उभार को मुकुल कहते हैं। और ये देखिए ये विकसित हो गया, एक हाइड्रा बन गया और विकसित होने के बाद अब ये इससे अलग हो जाएगा, अपनी स्वतंत्र तरीके से जिएगा, ठीक है, ये बताया है इसमें। अब अगला है मुकुल, मुकुल यानी बड, ये जो अभी आपने पढ़ा बड, बड मतलब होता है उभरा हुआ भाग, बड मतलब क्या होता है, उभरा हुआ भाग। अब बड क्या होता है, जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण, यानी एक नियमित विभाजन के कारण स्थान पर उभार बन जाते हैं और इन उभारों को ही मुकुल या बड कहते हैं। जैसे यीस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों में जनन मुकुलन के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन, समासंग या स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी कि अनेक कई सारी सरल बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकीय जीवों में जनन के लिए अलग अलग जनन संरचनाएं पाई जाती हैं और इन संरचनाओं के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ यानी बहुत छोटे छोटे से गुच्छे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके बीजाणुधानी कहते हैं। इन्हीं बीजाणुधानी में जनन के लिए बीजाणु पाए जाते हैं जो वृद्धि कर नए जीव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि राइजोपस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पौधों के कायिक भागों जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, इनसे भी नए पौधे उगाए जाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें कायिक भाग विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने अलैंगिक प्रजनन को पढ़ा और उनके प्रकार को पढ़ा, उनके भागों को पढ़ा, किस तरीके से अलैंगिक प्रजनन होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन क्या होता है, जनन की वह विधि है जिसमें दो भिन्न लिंग यानी कि नर और मादा भाग लेते हैं। नर और मादा द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों की उत्पत्ति होती है, यानी गैमेट्स, यानी एक नर पौधा और एक मादा पौधा लिया जाता है, दोनों के मिलने से क्या बनता है, गैमेट्स बनता है, यानी युग्मक बनता है। और इसमें ये बताया गया है कि जो नर युग्मक होता है
ये युग्मक एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। नर युग्मक सचल और मादा युग्मक अचल होता है। ये नर युग्मक जो होते हैं वो सचल होते हैं, चलते हैं, और मादा युग्मक अचल होता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ठीक है। नर युग्मक का आकार में काफ़ी छोटा व संख्या में बहुत सारे होते हैं। यानी जो नर युग्मक होते हैं, यानी जो नर युग्मक हमारे होते हैं, यानी मेल गैमेट्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो आकार में छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और किंतु मादा युग्मक आकार में बड़ा तथा संख्या में एक या दो तथा इन्हें अंडाणु कहते हैं। ठीक है। यानी जो नर युग्मक होता है उसका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है और संख्या में वो ज़्यादा होते हैं, वो शुक्राणु कहलाते हैं। और मादा युग्मक जो होता है उसका आकार बड़ा होता है, वो संख्या में एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो होते हैं, और वो अंडाणु कहलाते हैं। नर युग्मक का मादा और युग्मक से संलग्न होता है, यानी कि मेल होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के पश्चात एक कोशिकीय रचना का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं, यानी युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज फिर विभाजित होकर फिर वयस्क जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, उच्च पादपों में सामान्यतः लैंगिक जनन ही होता है। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, आपको समझाते हैं। ये हमारे जो है, ये हमारे फीमेल गैमेट्स हैं। ठीक है। और ये हमारे क्या है? मेल गैमेट्स हैं। ठीक है। ये हमारे फीमेल गैमेट्स हैं, और ये वाला जो हमारा है ये मेल गैमेट्स है। ठीक है। जिसे हम स्टमन या पुंकेसर कहते हैं, और ये स्त्री केसर होता है। ठीक है। जिसे ये जो हमारा है फीमेल गैमेट्स, सॉरी हाँ, हमारा फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं। फिर देखिए, पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। जनन कोशिकाओं के फ्यूजन से युग्मज उत्पन्न होने की क्रिया ही निषेचन कहलाती है। ये आपकी डिफिनीशन है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो जनन कोशिकाओं के संलयन यानी फ्यूजन से युग्मज उत्पन्न होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पे निषेचन किस तरीके से हो रहा है। देखिए, यहाँ पे निषेचन किस तरीके से हो रहा है। ये हमारा स्टमन है, यहाँ से ये जो हमारा, ठीक है, ये हमारा स्टमन है, यानी नर युग्मक है। ठीक है। और ये मादा युग्मक है। मादा के यहाँ पे अंडाणु पाए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अंडाणु पाए गए, इस तरीके से ये आपकी क्रिया हो रही है। ये आपको बाद में समझ में आएगी, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, पुष्पीय पादपों में जननांग दो तरीके के होते हैं। एक मादा जननांग होता है, ठीक है, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं, और स्त्री केसर के भाग, ये मादा जननांग है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं, ये देखिए। मादा जनांग, ये मादा जनांग है जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? ऊपर वाला जो भाग होता है ये हमारा जो होता है ये हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है, और इसका जो नीचे वाला भाग होता है ये वर्तिका कहलाता है। यानी वर्तिकाग्र यानी वर्तिका का अग्र भाग, ऊपर का भाग क्या होगा? वर्तिकाग्र। और ये जो हमारा होता है ये अंडाशय यानी ओवरी होता है। यानी इस तरीके से संरचना, घड़े के आकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है। किसमें? स्त्री केसर यानी फीमेल गैमेट्स में। ठीक है। अब अगला हमारा यहाँ पे कहा गया है, देखिए, फिर कहा गया है स्त्री केसर में क्या क्या पाया गया। आपने देख लिया कि स्त्री केसर के भाग में क्या क्या पाया गया। ये स्त्री केसर है, और इसमें क्या क्या पाया गया। ये वाला भाग जो हमारा है ये वर्तिकाग्र है, और ये जो ये लंबा भाग होता है ये वर्तिका कहलाता है, और ये वाला भाग जो होता है ये अंडाशय कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुष्प के नर जननांग कौन से होते हैं? पुकेसर कहलाते हैं। और पुकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। देखिए, कौन कौन से भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ये है हमारा पुकेसर। तो पुकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं? ये जिसमें क्या होता है? परागकोश होता है, और ये जो लाइन होती है ये तंतु कहलाती है। ठीक है। जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो पुकेसर में दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं पुकेसर में? ये हमारा पुकेसर हो गया। पुकेसर में हमारे कौन कौन से भाग होते हैं? ये एक हमारा परागकण हो गया, और यहीं से इससे क्या निकलता है? तंतु। ये तंतु हो गया, और ये हमारा हो गया परागकोश। ठीक है। क्या हो गया? परागकोश। ये पुकेसर के दो भाग होते हैं। अब देखिए, पुकेसर क्या होता है? पुकेसर नर जननांग है जो क्या करता है? तंतु तथा परागकोश से मिलकर बना है। यह परागकणों को बनाता है। पुकेसर का काम क्या होता है? यह नर जननांग है जो परागकण बनाता है। इसका काम होता है परागकणों को बनाना। पुकेसर का क्या काम होता है? परागकणों को बनाना होता है। परागकोश क्या होता है? परागकोश परागकणों को संचय करता है।
अब परागकण यानी पॉलन ग्रेन होते क्या हैं? तो परागकण, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन किसे कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? परागकण पौधों में नर युग्मक हैं जो सामान्यतः पीले रंग का पाउडर जैसा चिकना पदार्थ होता है। यही चिकना पदार्थ, यही जो आपका नर युग्मक है, जब स्त्री ये मादा में जब जाता है, मादा जनांगों में, तभी हमारा जाइगोट बनता है, तभी हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए, स्त्री केसर यह मादा जनांग है जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। जैसे अभी आपने देखा इस तरीके से बना होता है, तो ये वर्तिका होता है, ये वर्तिकाग्र होता है और यहाँ पे अंडाशय होता है। ठीक है, ये इन तीनों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए पुष्प के केंद्र में कहाँ पर उपस्थित होता है? ये देखिए यहाँ पर उपस्थित होता है। ये हमारा है, ये भाग जो हमारा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो भाग है ये है स्त्री केसर यानी मादा जनांग है। ठीक है, और ये जो हमारे निकले हुए हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? यही हमारे स्टोमेन है। ये जो पुकेसर है ये क्या है? नर जनांग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुकेसर का काम क्या होता है? पुकेसर नर जनांग है जो तंतु, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या है? स्त्री केसर के बारे में आप जान गए। पुष्प कितने प्रकार के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? जब पुष्प में पुकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता, तरबूज इत्यादि। यानी कि एक लिंगी पुष्प क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जब पुष्प में पुकेसर या स्त्री केसर यानी कि नर जनांग या मादा जनांग दोनों में से कोई एक जनांग पाया जाता है, उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। ठीक है, और द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं? जब एक ही पुष्प में पुकेसर, स्त्री केसर यानी नर जनांग और मादा जनांग दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। वो गुड़हल, सरसों इत्यादि, इसमें एक लिंगी दो लिंगी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, यानी नर और मादा दोनों जनांग पाए जाते हैं। ये देखिए भ्रूणपोष की पूरी संरचना है। ठीक है, यानी कि ये अगर इस तरीके की संरचना अगर हमारी होगी तो वो हमारी सरसों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? पुष्प में परागण किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम पॉलिनेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिए। परागण यानी पॉलिनेशन कैसे होता है? तो पराग कणों का परागकोश से वर्तिकांग तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। किसे कहते हैं? पराग कणों का परागकोश से वर्तिकांग तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। देखिए, अब देखिए कैसे होता है। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? जब क्या होता है स्वपरागण में? क्या होता है? जब हमारे परागकोश यानी जो ये परागकोश ये जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो ये जो हमारे परागकोश जो होते हैं जो अपने ही फूलों के वर्तिकाग्र में मिलते हैं जाकर। ठीक है, अपने ही फूलों के वर्तिकाग्र में जाते हैं, यानी कि मेल जो फीमेल जो रिप्रोडक्शन होता है अगर वो मेल में जब जाता है तो वो स्वपरागण कहलाता है। और जब परागकोश दूसरे फूल के वर्तिकाग्र से जाकर मिलते हैं तो वो पर परागण कहलाता है। यानी कि जो परागण अपने ही वर्तिकाग्र से मिलते हैं वो स्वपरागण कहलाते हैं, और जो दूसरों के पेड़ पौधों के फूलों के वर्तिकाग्र से मिलते हैं, स्टमन से मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर परागण कहलाते हैं। तो ये हो गई पर परागण की डिफिनेशन। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। और क्या होता है? पर परागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो पराग परागण कहलाता है। ठीक है, पर परागण कहलाता है। पर परागण का कारण मतलब ये पूछा गया इसके कारण कि किस तरीके से एक दूसरे के जाते हैं, तो ये भौतिक कारक से जाते हैं और जंतु कारक से। यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। यानी भौतिक कारक के द्वारा, जैसे कि हवा के द्वारा हवा चली तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उसके परागकोश चले गए, या जल के द्वारा चले गए। जंतु कारक जैसे कि कीड़े मकोड़े बैठते हैं या मधुमक्खियाँ बैठती है, तितली बैठती है, उसके द्वारा परागकोश चले जाते हैं। अब है अंकुरण यानी जर्मिनेशन किसे कहते हैं? तो बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नए संतति में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? अंकुरण होता है। ठीक है, जो भावी पौधा होता है बीच में, ये हमारा क्या है? जर्मिनेशन, यानी ये हमारा क्या है? अंकुरण कहलाता है। ठीक है, तो
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत